हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप मैं जो होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर जो वीडियोस बनाता हूँ वो आपने अब तक देख ली होंगी। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो ख़त्म होने के बाद। हम आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के बारे में जानेंगे वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब के माइंड के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, ये उसका तीसरा पार्ट है। यदि आपने अभी तक उसके दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरी सलाह ये है आप पहले वो दोनों पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। कैलकेरिया कार्ब के माइंड को अब तक हम उसके 4 पॉइंट के बारे में जान चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है उसकी सिंप्लिसिटी, दूसरे नंबर पे आता है पैरोकियलिज्म, तीसरे नंबर पे आता है उसकी हॉस्पिटलिटी और उसकी होमलीनेस, और चौथे नंबर पे आता है उसकी सेंसिटिविटी और उसके सेंटिमेंट्स। पांचवा पॉइंट जो हमें कैलकेरिया कार्ब के माइंड में देखने को मिलता है वो है टिमिडनेस, और ये हमें तभी देखने को मिलती है जब कैलकेरिया कार्ब किसी भी चीज़ के लिए फैमिलियर नहीं होता है। मतलब कि ये कि यदि कोई भी काम कैलकेरिया के लिए यदि फैमिलियर नहीं है तो वो उस काम को करने के लिए थोड़ा सा डरता है, जिसकी वजह से आप कैलकेरिया के अंदर देखेंगे कि एकेडमिकल या फिर प्रोफेशनली कैलकेरिया अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ी चीज़ हासिल नहीं कर पाता है। मोस्ट ऑफ द कैलकेरिया अपनी लाइफ में कोई बड़ी चीज़ हासिल नहीं कर पाता है, वो एक ही काम को कंटिन्यू करता रहता है। और हमें कैलकेरिया के अंदर एंजाइटी भी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि कैलकेरिया वही काम करना ज़्यादा पसंद करता है या उसी पर्सन के साथ ज़्यादा रहता है जो जिसके प्रति वो फैमिलियर होता है। यदि वो फैमिलियर नहीं है तो वो काम नहीं करता है। जब वो कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं जिसके प्रति वो अनफैमिलियर है तो उसके अंदर कोई एंजाइटी डेवलप ही नहीं होती है। कैलकेरिया के माइंड में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यदि कैलकेरिया किसी काम की शुरुआत करता है तो पहले तो नए काम को करने में वो डरता है और धीरे धीरे ही सही वो उस काम को शुरू करता है, लेकिन वो उस काम को ख़त्म करने से पहले ही छोड़ देता है। और यदि इसका रीज़न उससे पूछा जाता है तो उसका आंसर ऐसा होता है जो कि मैच नहीं करता। मान लीजिए कोई कैलकेरिया लेडी है, वो टीचिंग का काम करती है, वो बच्चों को पढ़ाती है और फिर उसे कोई पार्टनर मिल जाए तो वो टीचिंग का काम छोड़ देती है। क्योंकि उसे अपने पार्टनर को ज़्यादा समय देना होता है। तो ऐसी चीज़ें कैलकेरिया कहता है जब भी वो अपने काम को छोड़ देता है। यानी कि सिंपल चीज़ ये है कि कैलकेरिया यदि कोई भी काम करता है तो उसको पूरा ख़त्म करने से पहले ही छोड़ देता है, जिसके पीछे वो जो भी रीज़न देता है वो कोई लॉजिकल नहीं होता है। बस वो रीज़न दे देता है, ये तो कंफर्म है कि वो रीज़न देता है, लेकिन कोई लॉजिकल रीज़न नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि कैलकेरिया इंटेलिजेंट नहीं होता, किसी भी काम को पूरा करने के लिए वो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसको बस डर लगता है कि वो डर कैसा भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि उसे अपने पार्टनर को ज़्यादा समय देना है इसलिए वो ये काम नहीं कर सकती, या फिर इस काम की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो ये काम संभाल ही नहीं पाएगी। तो ऐसे डर भी आपको कैलकेरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ यही दिखाता है कि कैलकेरिया अपना काम कभी भी पूरा नहीं करता है, उसको बीच में ही वो छोड़ देता है। ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि कैलकेरिया को फ्यूचर को लेकर भी डर लगता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है। फ्यूचर वाला डर हमने आर्सेनिक के अंदर भी देखा था, फ्यूचर वाला डर हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर भी देखा था कि यदि वो कोई काम करता है या कहीं जाता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को ऐसा लगता है कि वहाँ जाके हो सकता है कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए उसके अंदर डायरिया की दिक्कत हो जाती है। आर्सेनिक के अंदर हमने फ्यूचर वाला डर देखा था कि वो कहीं आगे जाके किसी बीमारी में नहीं पड़ जाए या फिर वो कहीं गरीब ना हो जाए, तो फियर ऑफ पॉवर्टी, ये चीज़ें हमने आर्सेनिक के अंदर भी देखी थी। वही कैलकेरिया के अंदर जो डर होता है वो सिंपल यही डर होता है कि या तो उसे अपने पार्टनर को ज़्यादा समय देना है इसलिए वो ये काम करना नहीं चाहती, या फिर उस काम की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगी। कैलकेरिया की जो एंजाइटी होती है वो आर्सेनिक या फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरह नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर चली जाती हो। कैलकेरिया में एंजाइटी होती है लेकिन बहुत कम होती है और कैलकेरिया उससे बहुत जल्दी बाहर भी आ जाती है। जैसा कि हमने बेराइटर के अंदर एक डलनेस और स्लो डेवलपमेंट देखा था
कि जो बच्चा होता है बेराइटा का, उसको बोलने में, चलने में, लिखने में या हंसने में एक स्लोनेस हमें दिखाई देती है इन चीज़ों के अंदर। यही सब चीज़ें हमें कैलकेरिया के बच्चे में भी दिखाई देती हैं कि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्लो डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब भी ये स्लो डेवलपमेंट कैलकेरिया के बच्चे में स्टार्ट होता है, कैलकेरिया का बच्चा इस चीज़ को बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है। मतलब मान लीजिए कि उसका जो चलना है अपने एक परफेक्ट टाइम से 3-4 महीने लेट शुरू होता है, लेकिन वो इस चीज़ को बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है और बहुत जल्दी चलना सीख जाता है। भले वो लेट हो लेकिन चलना जल्दी सीख जाता है। लेकिन बेराइटा के अंदर हमने क्या देखा था कि वो चलना लेट सीखता है और उस चीज़ में भी वो लेट होता है, वो धीरे धीरे ही उस चीज़ को सीखता है, जबकि कैलकेरिया इस चीज़ को बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है। बेराइटा की और भी चीज़ें हमें कैलकेरिया के अंदर मिल सकती हैं, जैसे कि जो बेराइटा होता है वो अनएडवेंचरस होता है, उसे कोई भी एडवेंचर करना पसंद नहीं होता है। वैसे ही चीज़ आपको कैलकेरिया के अंदर देखने को मिल सकती थी। कैलकेरिया आलसी हो जाता है, उसको कोई भी एडवेंचर करना पसंद नहीं होता और रीज़न उसका एक ही होता है कि वो चीज़ के प्रति फैमिलियर नहीं होता। जब फैमिलियर नहीं होता तो वो चीज़ को करना पसंद नहीं करता है। इसके अलावा बेराइटा के अंदर डलनेस भी आपको देखने को मिलती है। कैलकेरिया के बच्चे के अंदर भी आपको वही डलनेस देखने को मिलती है सेम। जो ये डलनेस होती है वो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है और ख़ासकर इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न एक ये होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अकेले रहते हैं और वो डल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो घर होता है उसके अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अकेले पड़ जाते हैं और वो डल हो जाते हैं। तो डलनेस आपको बच्चों के अंदर देखने को मिल सकती है, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का बच्चा हो, उसके अंदर आपको डलनेस देखने को मिल सकती है। मेन चीज़ जो हमें फोकस करनी है वो ये है कि उस डलनेस की वजह से बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। जो बेराइटा का बच्चा होता है वो डलनेस में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, लेकिन जो कैलकेरिया का बच्चा होता है जब वो डल हो जाता है, उसके अंदर जब डलनेस डेवलप हो जाती है तो वो अपना ज़्यादातर समय या तो टीवी देखने में बिताता है या फिर अपने टॉयज़ के साथ खेलने में बिताता है। वो भी खासकर ज़्यादातर पर्टिकुलर टॉयज़ के साथ ही खेलना वो ज़्यादा पसंद करता है कैलकेरिया का बच्चा। बेराइटा और कैलकेरिया के बच्चे में एक मेन डिफरेंस जो आपको देखने को मिलता है कि जो बेराइटा के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। यदि जब भी आप उनकी केस टेकिंग करेंगे वो कभी भी आपसे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएगा। और जो कैलकेरिया के बच्चे होते हैं वो भी शर्मीले होते हैं, लेकिन बेराइटा जितना शर्मीले नहीं होते हैं। वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, अपनी चीज़ें आपको बता सकते हैं। कैलकेरिया फिजिकली बहुत ज़्यादा लिथार्जी होता है, मतलब कि वो हमेशा आलस में ही रहता है। आप जब भी उसकी केस टेकिंग करेंगे वो हमेशा आपको एक ही चीज़ कहता है कि उसको अपने शरीर में कोई एनर्जी फील नहीं होती या वो हमेशा आलस में ही रहता है। और ये चीज़ उसके मेंटल लेवल पर भी हमें देखने को मिलती है कि वो कोई भी नया काम करने से बचता है, सिर्फ वही काम करता रहता है जिस काम को वो कंटिन्यू करता हुआ आ रहा है। कैलकेरिया में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कैलकेरिया बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता है और इसका रीज़न ये है कि कैलकेरिया उन्हीं चीज़ों को करना या उन्हीं लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है जिनके प्रति वो फैमिलियर होता है। वो ऑरम या फिर नेट्रम की तरह नहीं होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए। ऐसा कैलकेरिया आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यदि कैलकेरिया डिप्रेशन में जाता है तो पहली चीज़ तो ये कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन उसको हुआ हो, तभी वो किसी डिप्रेशन के अंदर जाता है। अदरवाइज ज़्यादातर मोस्टली आपको हर समय यही देखने को मिलेगा कि कैलकेरिया कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता है। कैलकेरिया लेडी को यदि वो अपने डिप्रेशन यदि हल्के डिप्रेशन में भी जाती है तो वो रोने लगती है और वो चिल्ला चिल्ला के नहीं रोती है, बहुत शांत तरीके से रोती है, एकदम चुपचाप वो रोती रहती है। और जिस चीज़ की वजह से वो रो रही है उसमें उसकी गलती है या नहीं है, वो फिर भी उस चीज़ के लिए खुद ही माफ़ी मांग लेती है और इस सब चीज़ से बाहर आ जाती है। मान लीजिए आज वो रो रही है तो कल आपको वो बहुत हैप्पीली दिखाई भी देगी।
कैलकेरिया में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि कैलकेरिया एक लंबे समय तक किसी भी चीज़ को करने के लिए कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है। चाहे वो कितना भी ब्राइट क्यों ना हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कैलकेरिया किसी भी काम को यदि वो कंटिन्यू कर रहा है और वो काम थोड़ा लंबा है तो उसमें वो कंटिन्यू कंसंट्रेशन बना ही नहीं पाता है। बीच बीच में उसका कंसंट्रेशन टूटता रहता है। वो फास्फोरस की तरह नहीं होता है कि फास्फोरस अब यदि किसी काम को करता है तो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका मन किसी और चीज़ में लगने लगता है। ऐसा नहीं होता है। कैलकेरिया का जो माइंड होता है वो थक जाता है उस काम को करते करते, इसलिए उसका कंसंट्रेशन बीच में टूटता रहता है। इससे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि यदि जो कैलकेरिया स्टूडेंट होते हैं जब वो अपनी पढ़ाई करते हैं, किसी मान लीजिए उन्हें 2-3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई ही करनी है तो उनको एक हेडेक होने लगता है वो पढ़ाई करते करते, क्योंकि वो बार बार अपना फोकस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो फोकस उनका टूट जाता है क्योंकि उनका माइंड बहुत जल्दी थक जाता है किसी भी काम को करते हुए। कैलकेरिया सल्फर और साइलेशिया की तरह ही जिद्दी भी हमें देखने को मिलता है, और ये जिद उसके अंदर हमें तब देखने को मिलती है जब उसके द्वारा किए जाने वाले किसी काम के अंदर यदि कोई चेंजमेंट करने को बोला जाए। क्योंकि कैलकेरिया चेंजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा डरता है, उसके प्रति फैमिलियर नहीं होता है, और ये हम सब जान चुके हैं कि कैलकेरिया जब भी किसी भी चीज़ के लिए यदि फैमिलियर नहीं होता है तो वो उस काम को करने से हमेशा बचता है। इसलिए ये जिद हमें उसके अंदर तभी देखने को मिलती है जब भी कोई चेंजमेंट करने को बोला जाए। इसलिए आपको कैलकेरिया ज़्यादातर ऐसे देखने को मिलते हैं कि यदि आप उनको कोई भी चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं और वो यदि उस चीज़ के प्रति फैमिलियर नहीं होते हैं तो वो साफ इनकार कर देते हैं उस काम को करने से। आप एक और चीज़ कैलकेरिया के अंदर ये देख सकते हैं कि कैलकेरिया यदि कोई भी नया काम करता है तो बहुत धीरे धीरे करता है, क्योंकि नए काम के प्रति वो फैमिलियर नहीं होता है, लेकिन वो करना ज़रूर चाहता है, इसलिए वो उस काम को धीरे धीरे शुरू करता है। यदि आप उस काम को यदि प्रेशर में कैलकेरिया से करवाना चाहेंगे तो जो उसकी स्लोनेस होती है वो कम होने के बजाय और ज़्यादा हो जाती है और वो अपने काम में और ज़्यादा धीरे हो जाता है। यानी कि जो कैलकेरिया होते हैं वो प्रेशर के अंदर जो उनकी स्लोनेस होती है वो और ज़्यादा देखने को मिलती है। कैलकेरिया में ऐसी जिद देख के यदि हम उसे प्रिजुडाइज भी बोलें तो उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि पहले से ही अपनी ऐसी सोच रखना जिसमें आप कोई भी बदलाव नहीं चाहते हैं। और यदि कैलकेरिया भी ऐसा ही होता है कि वो जिस चीज़ के लिए फैमिलियर होता है सिर्फ वही चीज़ कंटिन्यू करते रहना चाहता है या उसी के साथ कंटिन्यू रहना चाहता है जिससे प्रति वो फैमिलियर होता है। तो इसलिए यदि हम उसे प्रिजुडाइज भी बोलें तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि सारे ही कैलकेरिया प्रिजुडाइज होते हैं। कुछ कैलकेरिया ऐसे होते हैं जो कि अपने आसपास की चीज़ों के प्रति अवेयर होते हैं, समझते हैं कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो ऐसे कैलकेरिया भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि यदि उनको कोई भी बदलाव करने को बोला जाए तो उस चीज़ में वो पहले उस चीज़ को पूरा ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उस बदलाव को करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैलकेरिया चीज़ों में बदलाव करता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ऐसा ही देखने को मिलता है कि कैलकेरिया जो होते हैं वो कभी भी अब जो चीज़ें कंटिन्यू चलती आ रही हैं उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं चाहते हैं। कैलकेरिया के जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, किसी की भी गोद में चले जाते हैं, किसी के भी पास चले जाते हैं, किसी के भी साथ खेलने लग जाते हैं। कैलकेरिया के बेबी ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। कैलकेरिया के बेबी में एक ख़ास चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि दिन भर तो वो सोते हैं और रात में वो रोते हैं। अब हो सकता है कि उनको फियर ऑफ डार्कनेस हो या फियर ऑफ बीइंग अलोन हो, यदि उस बेबी को एक अलग बिस्तर पे लिटा दिया जाए या फिर झूले में लिटा दिया जाए तो हो सकता है उनको फियर ऑफ बीइंग अलोन हो। ये तो कहना मुश्किल है कि उनको किस चीज़ का डर लगता है जिसकी वजह से वो रात में रोते हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो जाती है जब वो बेबी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो हमें उनका जो डर होता है वो जब अपने मुंह से कहने लगते हैं तब हमें उनका बचपन का ये डर समझ में आ जाता है कि इस वजह से उनको डर लगता था, इसलिए वो रात में रोते थे।
लेकिन आपको ज़्यादातर कैलकेरिया के बच्चे ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो दिन भर तो सोते हैं और रात में रोते हैं। आई होप अब आप कैलकेरिया के ये दोनों पॉइंट भी अच्छे से समझ गए होंगे। पहला उसकी टिमिडनेस और अगला पॉइंट था उसकी डलनेस और ऑब्स्टिनेसी। कैलकेरिया का जो माइंड है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें मेन चीज़ जो निकल के आई है वो यही है कि कैलकेरिया जब तक किसी भी चीज़ के लिए फैमिलियर नहीं होता है वो उस चीज़ को नहीं करता है। इसलिए वो चेंजमेंट से भी डरता है और कोई भी नई चीज़ करने में बहुत ज़्यादा वो चीज़ का ध्यान रखता है। इसलिए हमें उसके अंदर स्लोनेस भी देखने को मिलती है। कैलकेरिया के जो बेबी होते हैं हमें उनके अंदर स्लो डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है बैराइटा की तरह। आई होप अब आप कैलकेरिया का माइंड अच्छे से समझ गए हैं। यदि अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कैलकेरिया के माइंड को लेके तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी जो मुझसे छूट गई हो तो उसे भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड को लेकर ऐसी वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू।